हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से अपने एसएससी जीडी के लिए एक नई क्लास। आज की क्लास का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास की स्टार्ट हम डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चन से किए। देखो डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, अवश्य एक क्वेश्चन डेसिमल फ्रैक्शन का आएगा, इसलिए मैं डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चन पर बहुत जोर दे रहा हूँ। तो देखो आज की क्लास का मैंने स्टार्ट ही डेसिमल फ्रैक्शन से किया है। अगर देखो आप लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन की मैंने एक क्लास पढ़ा दी है, जितना डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में सफिशियंट है, जितना एसएससी जीडी में डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पूछ सकता है एग्जामिनर, उतना मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आप लोगों ने मेरे डेसिमल फ्रैक्शन का वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन डेसिमल फ्रैक्शन का रखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर देखो मैंने तरीका बताया था आपको, डेसिमल फ्रैक्शन में जो संख्या लिखी है उसे हमें नोट कर लेना है। जो संख्या लिखी है उसे मुझे एज इट इज़ नोट कर लेना है। उसके बाद नीचे हमें देखो यहाँ पर कितने 9 लगाने हैं, जितने नंबर्स के ऊपर बार है, जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने 9। यहाँ पर देखो 2 नंबर्स हैं, नीचे डबल 9 लगा दिए। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन नहीं देखा है तो मैं बार बार कर रहा हूँ, वो क्लास जा कर के देख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन बिल्कुल डेसिमल फ्रैक्शन से रखा हुआ मिलेगा और उस क्लास में मैंने डेसिमल फ्रैक्शन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है, क्वेश्चन की डरावनेपन में नहीं जाना है कि क्वेश्चन इतना बड़ा बना हुआ है तो क्वेश्चन हमारा कठिन होगा। क्वेश्चन कुछ भी कठिन नहीं होता है, मैं एक ही बात आपको बार बार बोलता हूँ, आज भी मैं बोल दूँ। देखो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। एग्जामिनर कोई क्वेश्चन जब बड़ा बनाता है वो कई छोटे छोटे क्वेश्चनों को मिला करके एक बड़ा क्वेश्चन बनाता है। जब आपको सभी छोटे क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बड़े क्वेश्चन से डरने की क्या बात है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्रधन 4 वर्ष बाद इतने रुपए, 8 वर्ष बाद इतने रुपए। ठीक है, उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि कोई यहाँ पर मूलधन था, ठीक है, कोई धन था, साधारण ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से एक धनराशि पर प्राप्त मिश्रधन, ठीक है, वो 4 वर्ष तक रहा, 4 वर्ष में उसमें कुछ ब्याज मिला, फिर ऐड हो करके हमारा कितना हो गया। मिश्रधन में देखो हमारी 2 वैल्यू होती हैं, एक तो हमारा मूलधन और दूसरा हमारा ब्याज। तो हमारा इसमें ऐड होकर के कितना हो गया, 13,200 रुपये हो गया। 8 वर्ष बाद 16,400 रुपये हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा वो मूलधन भी जुड़ा हुआ है, साथ में ब्याज, इसमें भी हमारा मूलधन और साथ में ब्याज जुड़ा हुआ है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 4 वर्ष बाद इतने रुपये हो जाता है, 8 वर्ष बाद इतने रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर 4 और 8 वर्ष के बीच में अंतर कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का अंतर है, 4 ईयर का अंतर है। तो यहाँ पर देखो और इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 13,200 और 16,400। तो 13,400, इसमें 200 और ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3,200, 3,200 रुपये। अब यहाँ पर देखो मैंने डिफरेंस क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 वर्ष बाद जो हमारा धन था, 8 वर्ष बाद हमारा धन इतना हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 4 वर्ष, यहाँ पर समय का डिफरेंस देखो 4 वर्ष हुआ और हमारा धन का डिफरेंस कितना हुआ, 3200 रुपये हुआ। साधारण ब्याज में आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वर्ष वहाँ पर समान ब्याज मिलता है, प्रत्येक वर्ष समान ब्याज मिलता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आपको साधारण ब्याज में पहले वर्ष 50 रुपये ब्याज मिले तो दूसरे वर्ष भी 50 ही मिलेंगे, तीसरे वर्ष भी 50 मिलेंगे, चौथे वर्ष भी 50 मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 4 ईयर का अंतर निकला और यहाँ पर 3200 रुपये का अंतर निकला। तो 1 ईयर में कितने रुपए ब्याज आ जाएगा, 800 रुपये ब्याज आ जाएगा। एक साल में 800 रुपये ब्याज मिल रहा है, इसी तरीके से लगातार 800 800 800 बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर देखो एक साल में 800 रुपये ब्याज मिल रहा है, 4 ईयर में हमारा कितना 3200 रुपये था, तो एक साल में 800 रुपये स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर देखो अब हमें सबसे पहले अपना मूलधन निकालना होगा कि हमें कितने रुपए यहाँ पर मैंने जमा किए थे। तो यहाँ पर जब हम मूलधन P निकालेंगे तो P निकालने के लिए यहाँ पर देखो जो वैल्यू हमारी दी हुई है 4 वर्ष का, ये हमें मिश्रधन दिया हुआ है। ठीक है, इस वैल्यू में हमारा मूलधन जुड़ा हुआ है प्लस 4 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। तो 4 वर्ष का ब्याज तो हमें पता ही है भैया 3200 रुपये है। 4 वर्ष का ब्याज जब हमें पता है 3200 रुपये है, तो इस 3200 रुपये को अगर हम 13,200 में घटा दें तो हमारा मूलधन आ जाएगा। 13,200 में अगर हम 3200 रुपये माइनस कर दें
तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। जब मूलधन हमारा 10,000 रुपये हो गया, अब तो हमारा क्वेश्चन 70% साल हो चुका है। अब देखो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसी राशि पर, मतलब यही 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/5 वर्ष में साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने के लिए देखो आपको एक तरीका बताया जाता है। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 होता है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, मूलधन हमारा कितना है, 10,000 रुपये है, इंटू दर हमारी कितनी है, दर हमारी 10% है, और हमारा समय कितना है, यहाँ पर देखो इसको सही रूप में बना लेंगे, 5 × 15 = 16, और यहाँ पर नीचे 5 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर हम साइड में कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 10,000 इंटू 10 इंटू 16, और यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा बटे में, ये वाला 5 हमारा देखो समय का नीचे जाएगा, और बटे 100 तो होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फार्मूले में मैंने मान रख दिया, तो यहाँ पर देखो सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 00 से यहाँ पर ये 2 0 गए, यहाँ पर 5 दूनी 10, यहाँ पर ये 2 0 बचे, और यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करा देंगे, 16 दूना 32। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3200 रुपये। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो बहुत जो हमारे टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो वीडियो को देखते हैं, वो कहते हैं क्या सर ये सब करा रहे हो। ठीक है, ये सब मैं खुद नहीं कराना चाहता हूँ। ठीक है, इतना सब कुछ मैंने लिखा है, 3 से 4 मिनट का टाइम लग गया होगा। आप कहोगे कि सर अगर इतना टाइम हम पेपर में लगाएंगे तो हम कैसे 60 मिनट के पेपर में 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सब देखो मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, बार बार मैं ये कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन ओरल हो जाएंगे। अब देखो आप कहोगे कितना बड़ा क्वेश्चन सर ओरल, यहाँ पर देखो जब आपको ये तरीके, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके मन में आ जाएंगे, बिल्कुल आपके माइंड में बैठ जाएंगे, तब ये क्वेश्चन आप लोग ओरल करोगे। देखो अगर हम इस तरीके से अभी आपको बहुत ही फास्ट तरीके से बता दें, तो यहाँ पर हमारे साथ जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं मुझे पता है, क्योंकि हर लेवल का बच्चा मुझसे जुड़ रहा है। ठीक है, जिसकी मैथ बहुत ही वीक है, तो मैं उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये सब मुझे बताना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैं अधिकतर क्वेश्चन में ये करता हूँ, साइड में उस क्वेश्चन का एक अच्छा सा प्यारा सा और फास्ट तरीके का मैं तरीका बता देता हूँ, कि जिससे कि ये अपने जो टैलेंट बच्चे हैं उनको ये ना लगे कि सर क्या बोर होने वाली मैथ पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो उन्हीं के लिए देखो मैं एक छोटा सा यहाँ पर प्यारा सा तरीका उनके लिए साइड में बता दूँ। ठीक है, क्योंकि वो लोग जब कमेंट करते हैं कि सर अरे क्या ये सब झाम करते हो सर, एक लाइन में इसका ऐसे आंसर आ जाता है, मुझे पता है कि इसका ऐसे आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये सब कॉन्सेप्ट बताता हूँ। उसके बाद देखो जब यहाँ पर आपको दिया जाए 4 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, 8 वर्ष का मिश्रधन दिया है, तुरंत इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे। 4 ईयर का डिफरेंस यहाँ पर कितने का निकलेगा, 3200 का निकलेगा। जब 4 ईयर का यहाँ पर मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है, 4 वर्ष का यहाँ पर मिश्रधन दिया हुआ है, तो मिश्रधन में अगर हम अपना ब्याज घटा दें 4 वर्ष का, तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो ओवरऑल ही हम यहाँ पर देख लेंगे 3200 रुपये जब घटाएंगे 10,000 रुपये हमारा मूलधन आ जाएगा। 10,000 रुपये जब हमारा यहाँ पर देखो मूलधन आ जाएगा, 10,000 रुपये मूलधन के बाद यहाँ पर उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, 3/1/5 वर्ष में। अब आपको अगर देखो, अब आपको अगर साधारण ब्याज निकालना हो तो एक काम करना कि ये फार्मूला मत लिखना। ठीक है, साधारण अगर आपको यहाँ पर अब साधारण ब्याज निकालना है, 10,000 का साधारण ब्याज इस दर पर और इस समय पर निकालना है, क्योंकि देखो दर इंटू समय, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ, दर R इंटू टी बराबर क्या होता है, ब्याज होता है। R इंटू टी बराबर क्या होता है, ब्याज होता है। आप कहोगे ये सर कैसे, देखो R हमारी कितनी है, 10% है, और समय हमारा देखो कितना है, 3/1/5, 5 × 15 16/5, 16/5, 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना आ गया 32।
32%, 32% हमारा ब्याज निकल आया। 10,000 का 32% निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 का 32% निकालोगे, डबल जीरो नीचे कैंसिल हो जाएंगे, 32 से गुणा हो जाएगा, 3200 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3200 रुपये देखो ओवरऑल आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। जैसे ही आपको यहाँ पर 10,000 रुपये मूलधन प्राप्त हुआ था, आपको दर और समय प्राप्त हुआ था, तो आप लोग डायरेक्ट क्या करोगे, दर और समय का गुणा करा दोगे। दर और समय का क्या कराओगे, गुणा कराओगे। समय कितना आएगा, 16/5 आएगा। 16/5 का 10 से गुणा कराओगे, 5 दूनी 10 कट जाएगा, उसके बाद 16 दूना 32, यानी कि 32%। मूलधन का हमें अब 32% निकालना है। मूलधन का 32% कितना हो जाएगा, 10,000 का 32% 3200 रुपये। ओवरऑल आप लोग ऐसे क्वेश्चन के आंसर दोगे। तो यहाँ पर देखो ये सब कॉन्सेप्ट होता है। मैं यहाँ पर ये सब तरीका इसलिए बताता हूँ कि देखो हर एक बच्चे को मेरी हर एक बात समझ में आ जाए। पता नहीं मैं इतनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँ, कुछ बच्चे समझ पाएँ, कुछ समझ ही ना पाएँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसी तरीके से देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए। देखो मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, कोई आपको हलवा खिलाने नहीं आया हूँ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये कठिन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप लोग अगर जो भी लोग भी बच्चों का मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है, मैथ कमज़ोर रही है, उन बच्चों के बारे में बता दूँ, वो लोग ऐसे क्वेश्चन को देख करके ही बहुत डर जाते हैं। अरे सर ये तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, बहुत जामी। उनको क्या चाहिए, बॉड मास के क्वेश्चन चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। देखो अब एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, आप लोग धोखे में मत रहना, ठीक है। बहुत ज़्यादा 20% क्वेश्चन उस टाइप के आते हैं, 80% क्वेश्चन आपको इसी टाइप में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है, ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5 से 1/2% की वृद्धि होती है। अब यहाँ पर देखो इसका मैं फ्रैक्शन रूप निकाल लूँ कि 5 से 1/2% का मतलब क्या होता है। 5 दूनी 10 से 11, 11/200 इसका मतलब हुआ, ठीक है, परसेंटेज का। यानी कि कोई नीचे वाली, मैं बताता हूँ, नीचे वाली जो तुम्हारी वास्तविक संख्या होती है, और अगर वृद्धि कहे तो उस संख्या में जो ऊपर वाली वैल्यू है उतने की वृद्धि हुई है। अगर यहाँ पर कहा जाता 5 से 1/2% की कमी हुई है, तो जो हमारी ऊपर वाली संख्या है, तो इसका मतलब नीचे वाली हमारी वास्तविक संख्या होती है, इस 200 में 11 की कमी हुई है। तो यहाँ पर वृद्धि की बात करें तो 200 हमारी वास्तविक संख्या है, 200 में 11 की वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब आप देखो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बी के वेतन में, बी का वेतन हमारे हिसाब से तो भैया कितना है, 7 है। बी का वेतन हमारे हिसाब से 7 है, लेकिन यहाँ पर उसमें 11 की वृद्धि हुई है जब, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 है और हमारे हिसाब से यहाँ पर 200 है, तो हमने नीचे क्या कर दिया, 200 कर दिया। ये 200 ये 7, ठीक है, एक तरीके से बराबर हो गया। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 11 वृद्धि करके, तो ऊपर 11 वृद्धि करके लिख देंगे। बस इतना सा खेल आपको समझना है। तो यहाँ पर देखो, अब क्या हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग, तो भैया अब वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की इतनी आ जाएगी, 7 × 200, 11/200। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, ये तो हमारे अकॉर्डिंग आ रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रियल वैल्यू आ रही है 1,47,700, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, 1 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 7 एकम, यहाँ पर 7 दूनी देखो 14 होता है, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ पर डबल जीरो, 211 एकम 211, यहाँ पर डबल जीरो। उसके बाद यहाँ 1 का मान कितना आ गया, 200 और फिर डबल जीरो, ठीक है, 20,000 आ गया। तो ए का वेतन पूछा जा रहा है, ए का वेतन हमारे हिसाब से 6 था, एक की वैल्यू यहाँ पर 20,000 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12, ठीक है, 1,20,000 रुपये हो जाएगी। देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे होंगे, 1,20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद। तो हमारा देखो ये नंबर सिस्टम का बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको नंबर सिस्टम में एक क्लास करा चुका हूँ। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सेकंडों में उन क्वेश्चन के आंसर निकालोगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो जा करके देख लेना। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का मैं बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा। 631 सही, यहाँ पर 5/7 लिखा हुआ है, × 7 लिखा हुआ है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको एक काम करना है, यहाँ पर 631 और जो 5/7 लिखा हुआ है इनके बीच में बस प्लस का निशान लगा देना है। और प्लस का निशान तो बिल्कुल मैं मैथ के रूल के अनुसार लगा सकता हूँ, ठीक है, और × 7 हो जाएगा। क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7 से गुणा करा करके 5 जोड़ देते हैं और उसको सही रूप में लिख सकते हैं। तो वहाँ पर ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि बीच में प्लस लगता है तब मैं ये रूप लिख सकता हूँ, इसीलिए मैंने प्लस लगा करके अभी छोड़ दिया। अब इसको मैं आगे यहाँ पर देखो सॉल्व कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अब मैं इसको पहले नहीं सॉल्व करूँगा, यहाँ पर 7 से पहले मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक है, यही देखो क्वेश्चन को जल्दी लगाने के तरीका होते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से लगाया जाए तो क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्द आ जाए। और बाकी कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं होता है कि हम कोई ऐसा जादू नहीं होता है जैसे हम क्वेश्चन का तरीका जल्दी निकाल लें लगाने का। तो यहाँ पर देखो अब 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 7 3 21, 7 6 42, 42 2 कितना होता है 44 होता है, 44 तो 17 और यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 4422 आ जाएगा, 4422 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा देखो ये नंबर सिस्टम का बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखो जब भी एग्जाम में आता है तो अगर जिन बच्चों ने ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं किया तो उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला यह क्वेश्चन होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन की भी क्लास मैं ले चुका हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी वो क्लास नहीं देखा है जाकर के देख लें। देखो मैं आज की क्लास का मेरा एक उद्देश्य यह था, मैंने आज तक जितनी भी क्लासें ली हैं उन क्लासों के सभी क्वेश्चन को कंबाइन करके आज की क्लास में ले रहा हूँ। कितना आप लोगों ने मेरी क्लास को देखा है, जिन बच्चों ने मेरी सभी क्लास अटेंड की होंगी उनको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का भी बहुत ही मैंने बढ़िया और प्यारा तरीका बताया था कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है। जो हमारी रूट के अंदर ये फर्स्ट वैल्यू लिखी हुई है 10, फर्स्ट वैल्यू हमारी लिखी हुई है 10, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको सभी को आपस में जोड़ना है। ठीक है, 7 3 10 10 2 12। ठीक है, इनमें सभी का योग कितना आना चाहिए, जो हमारी ये फर्स्ट वैल्यू है 10। देखो 5 3 8 2 10, 7 3 10 2 12, 5 3 8 2 10। तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो मेरे पहले ही रॉन्ग हो गए, 7 3 10 2 12, एक तो हमारा ये रहा और 7 3 10 2 12, क्योंकि इनके अंकों का योग क्या आना चाहिए, ये 10 आना चाहिए। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आप लोग कोई तरीका कोई लॉजिक मत लगाना, मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ बस यही तरीका लगा देना, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट आएगा। नहीं बाकी ऐसे क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होते हैं, अगर आप लोग इनका तरीका पूछोगे तो इन तरीके लगाते ही रहोगे, पूरे क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन करोगे तो 10 के बजाय एक ये कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिर यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे। उसके बाद देखो जितने भी ये नंबर्स होते हैं इन नंबर्स के सभी गुणनखंड होते हैं, इन नंबर के सभी क्या होते हैं, गुणज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर √6 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो बाहर जो 2 लिखा हुआ है 2 से कोई मतलब मत रखना, यहाँ पर जो हमारा √6 लिखा हुआ है तो यहाँ पर कौन से नंबर्स का आपस में इनमें गुणा करें तो हमारा √6 आ जाए। देखो दो ऑप्शन तो हमारे कट चुके हैं यहाँ पर। अब देखो इनका अगर 2 का हम गुणा करें तो √6 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का √6 है और यहाँ पर भी प्लस का √6 आएगा। यहाँ पर ऑप्शन देखो हमारे बचे कौन से हैं, ऑप्शन हमारा बी और डी बचा हुआ है। यहाँ पर देखो पूरा क्वेश्चन हमारा ये प्लस में है और हमारा ये पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखो ये ऑप्शन जो है हमारा माइनस में है, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक ही कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूरे में प्लस होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनके जैसे कि अगर यहाँ पर ये भी ना मैच करता तो हम गुणज चेक कर लेते। तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 5 3 15 आ रहा है। ठीक है, 5 3 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, तो यहाँ पर भी देखो 15 आ रहा है। यहाँ पर देखो 10 आ रहा है, 5 और 2 का गुणा करेंगे √10 आएगा। इसी प्रकार अगर हम इसमें करेंगे, यहाँ पर अगर माइनस यहाँ पर होता तो आप क्या करते, आप मेन इनके गुणज चेक करते, इनके गुणनखंड चेक करते। तो यहाँ पर देखो क्या होता, 5 का 3 से गुणा कराते तो 5 3 कितना आता 15, लेकिन यहाँ पर ये माइनस का है तो इसलिए 15 माइनस का आता और यहाँ पर है काहेगा प्लस का। इस तरीके से आप लोग चेक कर लेना। देखो इस क्लास में ज़्यादा कुछ मैं इस क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये क्वेश्चन के लगभग 4-5 क्वेश्चन एक क्लास में लिए थे, उस क्लास में मैंने करा दिए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख लेना, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर किया हुआ है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो जा करके मेरी वो क्लास ज़रूर आप लोग ले लेना। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सहअभाज्य है। देखो सहअभाज्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। सहअभाज्य के बारे में मैं एक शब्द बताऊंगा, बस उसको बात बस आप लोग याद रखना। जब भी आपसे सहअभाज्य पूछा जाए तो अगर 2 संख्याओं में सहअभाज्य पूछा जा रहा है तो सहअभाज्य आप लोग इस तरीके से निकालना कि जिन 2 संख्याओं का HCF मतलब समझ रहे हो मासा, जिन 2 संख्याओं का HCF 1 हो वही हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, सहअभाज्य में कई बातें आपको बताई जाती हैं लेकिन मैं एक ही बात बता रहा हूँ, जिन संख्याओं का HCF 1 हो, मासा 1 हो, ठीक है, कुछ भी उसमें कॉमन ना मिल रहा हो तभी उसका मासा 1 होगा, तो वही संख्या हमारी सहअभाज्य कहलाएगी। जैसे कि देखो इसमें तो यार खुलेआम दिखाई दे रहा है 2 तो हमारा, क्योंकि दोनों इवन नंबर हैं।
दो तो कॉमन ही मिल जाएगा। ये भी हमारा 23 का मल्टीपल नंबर है, 23 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये हमारा 3 8 24 और ये 5 3 8 1 9। यहाँ पर भी देखो ये हमारा 3 से डिविजिबल हो रही हैं दोनों संख्याएं, यहाँ पर 3 हमारा कॉमन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं 18 और 35। 18 और 35 में कोई भी संख्या किसी की डिविजिबल नहीं है, ठीक है। कोई भी संख्या हमारा किसी से डिविजिबल नहीं है, ना ही 2 से कटेंगी दोनों, ना ही 3 से कटेंगी, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, केवल यहाँ पर 1 ही कॉमन मिलेगा। जब कुछ कॉमन ना मिले तो 1 कॉमन, जिनका HCF 1 हो, ठीक है, तो वो हमारी सहबाजी होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछने के चांस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो दिया हुआ है पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्या है। यहाँ पर मैं आपको 2-3 बातें बता दूंगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे 2-3 बातें पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो वहाँ पर वो सारे पार्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट 100 में ना बता करके तोड़ तोड़ करके बताऊँगा। जैसे कि 1 से 25 के बीच में कितनी हमारी प्राइम नंबर हैं, यानी अभाज्य संख्याएं हैं, और 25 से लेकर के हमारे 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, और 50 से लेकर के हमारे 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो मैं आपको तोड़ तोड़ करके बता दूं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है 1 से 25 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप लोग क्या करते हो, फिर गिनने बैठते हो। कहीं आपसे पूछ दिया जाता है 25 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर है, तब भी आप लोग गिनने बैठ जाते हो। और जब कहीं अगर आपसे पूछ देता है 50 से लेकर के 100 तक की कितने प्राइम नंबर है, तब आप गिनने बैठते हो, अपना इतना टाइम लॉस कर देते हो कि आपके कई क्वेश्चन वहाँ पर छूट सकते हैं इस तरीके से, इस क्वेश्चन के चक्कर में। तो यहाँ पर देखो इसीलिए मैं तोड़ तोड़ करके बता रहा हूँ। एग्जामिनर किसी भी टाइप से यहाँ पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसका डायरेक्ट ही आंसर देना। 1 से 25 तक की यहाँ पर देखो कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितनी अभाज्य संख्या होती है, 9 होती हैं, ठीक है। उसके बाद 25 से 50 तक की कितनी होती हैं, 6 होती हैं। और 50 से 100 तक की कितनी होती हैं, 50 से 100 तक की हमारी होती हैं 10 होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था 1 से लेकर के 100 तक की, 1 से लेकर के 100 तक की, तो यहाँ पर 9 6 15 और 10 25, ठीक है, 25 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, पूर्णतया मजबूत करके जाना। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% के छूट के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर कुर्सी क्या करी जा रही है, एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद 720 में बेची गई। तो भैया ये जो हमारी 720 की बेची गई है, ये 10% की छूट पर मिली है, ये 90 पर मिली है। अंकित मूल्य मान लिया कि कितना था, 100 था, लेकिन ये 10% छूट 90 पर। हमारे अकॉर्डिंग देखो कोई चीज़ हम 100 में मानते हैं ना, तो यहाँ पर जब 100 में मानते 10% छूट में मिली है, इसका मतलब हमें ये 90% पर मिली है। 90% का मान कितना है, 720। इससे हम 100% का मान निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य का मान आ जाएगा। 9 8 72 होता है और यहाँ पर 800 आ जाएगा। 800 रुपये हमारा क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपये है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत, ठीक है। इसका भैया सीपी कितना है, ये हो गया हमारा मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 800 रुपये हो गया। सीपी हमारा यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 640 रुपये है। 640 रुपये है। तो यहाँ पर देखो कह रहे हैं इसको अगर अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, तो अंकित मूल्य पर अगर इसको 800 रुपये में बेचोगे, 640 रुपये की आप खरीद करके लाए हो या 640 की आपको पड़ी है, तो इसमें कितने का लाभ हो जाएगा, 60 700 यानी कि 160 रुपये का आपको लाभ हो जाएगा। 160 रुपये का लाभ हो जाएगा। जब भी मैंने आपको ये बात हर क्वेश्चन में बताता हूँ, जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस की बात आती है, तो यहाँ पर देखो आपको प्रॉफिट हो रहा है 160 रुपये का, लेकिन इन दो वैल्यू में अपना प्रॉफिट एंड लॉस आप चेक कर रहे हो। तो आपको 160 रुपये का जब प्रॉफिट हुआ तो नीचे कौन सी वैल्यू रखोगे, 800 रखोगे या 640 रखोगे। काफ़ी बच्चों का कॉमन सा डाउट होने वाला ये तरीका होता है।
ये बात उनको बहुत ही डाउट होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जिस तरीके से बताता हूँ कभी डाउट नहीं होगी। जब भी आपको प्रॉफिट हो और जिन दो वैल्यू में आप चेक कर रहे हो अपना प्रॉफिट एंड लॉस, जब भी आपको प्रॉफिट हो तो नीचे आप लोग छोटी वैल्यू रख देना। नीचे आप लोग उन दो वैल्यू में से छोटी वैल्यू आंख बंद करके रख देना। ये मत देखना हमारा क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य है, कुछ भी मत। ठीक है, जब भी आपको प्रॉफिट हो और जिन दो वैल्यू में चेक करें उन दो वैल्यू में हमारी यहाँ पर छोटी वैल्यू हो जाए, अगर लॉस हो तो हमारी बड़ी वाली वैल्यू आ जाती। तो यहाँ पर 0 से 0 हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 100 तो लगाएंगे ही। तो 64 और यहाँ पर देखो 4 बार जाएगा और 4 का यहाँ पर 25 में भाग देंगे तो 25% आ जाएगा। 25% ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को भैया सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि अपनी मैं कोई करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।